नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के चैप्टर 6 के प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के अंदर जो पहला की प्रोविजन है समन्स, उसको इन डिटेल आज समझेंगे आज के पूरे इस लेक्चर सीरीज में। इन शॉर्ट में बता दूं कि आज का जो यह टॉपिक है वह आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में आपके लिए आज का यह लेक्चर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अंडरस्टैंडिंग कोर्ट समन्स, आज हम लोग इसी टॉपिक को इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस टॉपिक का थोड़ा सा एक जनरल इंसाइट के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर यह जो प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस है, इसको लेकर क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस यानी कि न्यायालय में उपस्थित होने के लिए विवश करना। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इट इंक्लूड्स इशुइंग समन्स। अगर किसी व्यक्ति को, वह एक्यूज्ड हो या फिर वह विटनेस हो, उसको अगर न्यायालय में उपस्थिति उसकी दर्ज करवानी है, उसको उसको विवश करना है न्यायालय में उपस्थित होने के लिए, तो उसके लिए कौन से तरीके होंगे? तो पहला तरीका है इशुइंग समन्स, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। देन आफ्टर आपका वारंट्स ऑफ अरेस्ट, उसके बाद प्रोक्लामेशन फॉर एब्सकॉन्डिंग पर्सन, देन आफ्टर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। यह क्यों किया जाता है? टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड और विटनेस इन कोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो वह पर्सन एक्यूज्ड है या फिर वह विटनेस है। जनरली तो सबको भेजा नहीं जाएगा समन, वारंट, या उसके प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जाएगा, या उसको एज एन ऑफेंडर प्रोक्लामेशन उसके लिए किया जाएगा, इशू किया जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है? तो फॉर एक्यूज्ड और विटनेस टू अपीयर इन द कोर्ट। दीज मैकेनिज्म चैप्टर 6 इनेबल कोर्ट्स टू इन्फोर्स अपीयरेंस। एक दबाव बनाया जाता है, कंपेल किया जाता है, विवश किया जाता है। किसके माध्यम से? समन्स सर्विंग एज इनिशियल ऑर्डर्स। सबसे पहले समन, इनिशियल ऑर्डर कोर्ट का क्या होता है? समन इशू किया जाता है, उसके बाद वारंट इशू किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं की प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। समन, सबसे पहले समन देखिए, सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 71 में आपका समन दिया गया है क्या समन? अ राइटिंग डॉक्यूमेंट साइंड बाय अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर इशूड इन डुप्लीकेट टू एन एक्यूज्ड और विटनेस। डुप्लीकेट कॉपी होती है, एक कॉपी जो रिसीव कराया जाता है, एक कॉपी जिसके पीछे साइन करके रिसीविंग उसकी ली जाती है। इट सर्व पर्सनली, या तो पर्सनली जाकर भी सर्व किया जा सकता है, जो पर्सन है, जो एक्यूज्ड हैं, जो विटनेस हैं, उनको रिसीव कराया जाएगा। या फिर अगर वह उपस्थित नहीं है, उनके एब्सेंस में कौन? टू एन एडल्ट मेल फैमिली मेंबर्स को। वारंट ऑफ अरेस्ट आपका है सेक्शन 72 से लेकर सेक्शन 83 में दिया गया है। ठीक है, वारंट कब इशू होगा? समन्स के बाद अगला स्टेज क्या है? समन्स में अगर आदमी जो एक्यूज्ड है या जो विटनेस है वो हाजिर हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर वो उपस्थित कोर्ट के सामने नहीं होते हैं, तब क्या होगा? तब उनके खिलाफ वारंट इशू होगा। कहते हैं ना, कोर्ट से आपके नाम का वारंट इशू हुआ है, वारंट ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का वारंट, सेक्शन 72 से लेकर सेक्शन 83। इफ अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद अ समन्स और अवॉइड्स इट, द कोर्ट में इशू a written warrant. This authorizes police to arrest the person and bring them before the court. ठीक है, अगर आप समन्स पर हाजिर नहीं होते तो फिर कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा? वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाएगा। ठीक है, वारंट ऑफ अरेस्ट में क्या? सेक्शन 72 से लेकर सेक्शन 83 में प्रावधान दिया गया। पुलिस के द्वारा आपकी गिरफ्तारी होगी। क्यों होगी? ताकि न्यायालय में आपको उपस्थित कराया जा सके। उसके बाद क्या है? प्रोक्लामेशन फॉर एब्सकॉन्डिंग पर्सन। तब भी आप नहीं, वारंट ऑफ अरेस्ट पे भी अगर आप नहीं मिलते हैं, आप भाग जाते हैं, तो क्या होगा? आपके लिए एक उद्घोषणा जारी होगा, प्रोक्लामेशन ऑफ एब्सकॉन्डिंग पर्सन, सेक्शन 84। इफ अ वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज द पर्सन इज एब्सकॉन्डिंग, व्यक्ति भाग गया था, द कोर्ट कैन इशू अ प्रोक्लामेशन रिक्वायरिंग देम टू अपीयर विद अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। फिर भी कोर्ट एक मौका और देती है, ठीक है आप भाग रहे हो लेकिन आप आ जाइए, बेहतर यही होगा, नहीं तो आपके एब्सेंस में भी मामले की सुनवाई होगी, भागने से कोई फायदा नहीं है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी,
फिर क्या सेक्शन 85 में दिया, द कोर्ट में ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ द इमूवेबल और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोक्लेम्ड पर्सन टू फोर्स देयर अपीयरेंस। लास्ट रिकोर्स क्या है, बॉन्ड विद और विदाउट सियोरिटी, सेक्शन 91 ऑफ BNSS। द कोर्ट में रिक्वायर अ पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू गारंटी देयर अपीयरेंस एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। तो इन शॉर्ट मैंने सारे की प्रोविजंस बताएं, आज उसमें से हम लोग समन्स को पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आपका समन्स। सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 71 में समन्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। सीआरपीसी में भी ये प्रावधान था। सीआरपीसी में क्या था, तो आपका सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 69 में इसको लेकर प्रावधान दिया गया था। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह समन्स है, और उसमें कुल सेक्शंस कितने, तो सेक्शन आपका 63 से लेकर सेक्शन 71 कितना है BNSS में, सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 71। ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिएगा, आज एक एक इसके एस्पेक्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं। समन क्या है? अ समन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। समन क्या है? समन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कोर्ट। किसके द्वारा इशू किया जाता है? कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। पर्पस क्या है? तो ऑर्डरिंग अ पर्सन टू अपीयर बिफोर इट, न्यायालय के समय उपस्थित होने के लिए। अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 समन्स आर टिपिकली इशूड टू द एक्यूज्ड। किसके नाम से वो निर्गत होता है समन? तो एक्यूज्ड के नाम से होता है और विटनेस के नाम से होता है। क्यों होता है? टू इंश्योर देयर प्रेजेंस इन कोर्ट प्रोसीडिंग। जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसमें उनको उनकी उपस्थिति के लिए, है ना। देखिए जनरली क्या होता है, समन्स को लोग निगेटिव टर्म में लेते हैं। आप उपस्थित होइए, अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए न्यायालय में जाके। सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 71 जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें समन्स को लेकर प्रावधान दिया गया। यह भी आपसे सवाल पूछा जाता है, समन्स कहाँ है? यह समन्स है आपका सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 71 में समन्स का प्रावधान आपका दिया गया है। और जो सीआरपीसी था उसमें क्या था, तो सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 69। यह है आपका BNSS में है। कहाँ है? तो BNSS में है। और 61 से 69 यह आपका सीआरपीसी में था। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए 61 और 69 भी डाल दिया जाए कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, सीआरपीसी वाला दिमाग में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 71। ऑब्जेक्टिव ऑफ समन क्या है उसको देखिए। पहला इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले ये आपको समझना होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ समन्स टू नोटिफाई इंडिविजुअल्स अबाउट द लीगल एक्शन। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो एक्यूज्ड, इंडिविजुअल स्टैंड फॉर हियर एक्यूज्ड या फिर विटनेस। विटनेस को क्या करना है? एक सूचना देना है, एक जानकारी देना है। क्या? कि आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग न्यायालय में चलेगी, उसके लिए उनको सूचना देना। भाई बिना सूचना कैसे थोड़ी कि न्यायिक कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ये तो न्यायालय है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी किसके लिए? टू प्रेजेंट देयर केस और टेस्टिमनी। आप अपना पक्ष रखिए, अगर आप गवाह हैं तो आप अपना गवाही दीजिए न्यायालय में। इसी बात के लिए आपको समन इशू किया जाता है। अब फॉर्म्स ऑफ समन्स को देखते हैं हम लोग। सेक्शन 63 में दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फॉर्म्स ऑफ समन्स। फॉर्म्स ऑफ समन्स सेक्शन 63 में दिया हुआ है। दिस सेक्शन स्टेट्स दैट एवरी समन्स इशूड बाय द कोर्ट इन रिटन, क्या होगा? मस्ट बी इन राइटिंग, रिटन फॉर्म में होगा, इन राइटिंग होगा, इन डुप्लीकेट होगा, साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा और उनका सील लगा होगा, ठीक है। एंड बियर द कोर्ट सील। पहला चीज, सम्मन जो होगा उसका प्रारूप क्या होगा? फॉर्म्स ऑफ सम्मन्स का मतलब सम्मन का प्रारूप। फॉर्म ऑफ सम्मन्स में क्या है? सबसे पहले सम्मन मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग इन रिटन होगा, पहला चीज। फिर क्या होगा? इन डुप्लीकेट होगा, 2 कॉपी में होगा। एक कॉपी जो रिसीव कराया जाएगा एक्यूज्ड को या विटनेस को या फिर उनके फैमिली मेंबर को उनके एब्सेंस में। नहीं तो वैसी स्थिति में अगर उनके फैमिली मेंबर अगर नहीं है तो सर्वेंट को रिसीव नहीं कराना है, यह ध्यान रखिएगा, यह भी इन डिटेल में आपको बताऊंगा। तो क्या है? रिटन में होना चाहिए आपका सम्मन, राइटिंग में होना चाहिए। उसके बाद डुप्लीकेट कॉपी में होना चाहिए, 2 कॉपी में होना चाहिए। देन आफ्टर कोर्ट का वहां पर क्या होगा? सील, कोर्ट की सील होगी, मोहर लगी होगी और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है उनका उस पर साइन होगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, ठीक है, अगर किसी आपके मेल पर या व्हाट्सएप पे सम्मन आएगा, क्योंकि इसको लेकर भी प्रावधान दिया गया है नए कानून में कि अब क्या है, सम्मन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड भी जो है इशू किया जा सकता है। लाइक आपके व्हाट्सएप पर, आपके ईमेल पर
या थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मेथड आपको इशू किया जाएगा। आपके टेलीग्राम पे भी लोग के अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आपको समन इशू किया जा सकता है। आपके मेल पर आएगा यहाँ पर, ठीक है, आपके मेल पर यहाँ पर आ जाएगा, आपको समन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ समन जो है आपके, अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ भी समन आ जाएगा। इट शैल बी इनक्रिप्टेड और एनी अदर फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड शैल बियर द इमेज, कोड का जो सील है उसका इमेज बना रहेगा, ठीक है। एंड इट शैल बियर द इमेज ऑफ सील ऑफ द कोड और डिजिटल सिग्नेचर, और डिजिटल सिग्नेचर भी होगा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनका, जिससे यह स्पष्ट हो कि न्यायालय के द्वारा यह समन इशू किया गया है। दिस सेक्शन स्टेट्स दैट एवरी समन्स इशूड बाय द कोर्ट मस्ट बी इन राइटिंग। जो भी समन इशू किया जाएगा पहले उसका प्रारूप क्या होगा, इट मस्ट बी इन राइटिंग होगा, इन डुप्लीकेट होगा, साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा एंड बियर द सील ऑफ द कोर्ट होगा। सारी चीज अगर अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा तो उस पर क्या होगा, इमेज होगा। किसका इमेज होगा, तो सील ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की जो मोहर होगी, और डिजिटल सिग्नेचर होगा ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्न कोर्ट होगा। समन्स हाउस सर्व, समन को सर्व कैसे कराया जाएगा, सेक्शन 64 यही बात करता है। फॉर्म्स ऑफ समन हो गया सेक्शन 63, सेक्शन 64 बात करता है समन्स हाउस सर्व, समन को कैसे सर्व कराया जाएगा। अब समन को कैसे सर्व कराया जाएगा यह भी देख लीजिए। The summons shall, if practicable, be served personally, पर्सनली सर्व कराया जाएगा टू द इंडिविजुअल टू whom it is directed, जिनके नाम से सम्मन इशू हुआ है, निर्गत हुआ है, उनको पर्सनली रिसीव कराया जाएगा। A copy of the summons must be delivered to the person or left with someone at his residence। अब सर्विंग ऑफिसर कौन होते हैं, सर्विंग ऑफिसर में कौन होंगे, तो पुलिस ऑफिसर होंगे, एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, या फिर और अदर पब्लिक सर्वेंट एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स मस्ट ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन ऑन द ओरिजिनल समन्स एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट। देखिए जो सम्मन है ना, सम्मन किसके द्वारा आपको पता ही है, कोर्ट के द्वारा इशू किया जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकेबल क्या करना है, उसको फिजिकली यानी जो आपका एक्यूज्ड है या जो विटनेस है उनके रेजिडेंस पर जाके और वहां पर उनको यह सम्मन रिसीव करवाना है। और जैसा कि बताया कि सम्मन क्या होगा, दो कॉपी में होगा, डुप्लीकेट कॉपी में, एक उनको रिसीव कराना है और एक के पीछे क्या होगा, रिसीविंग ले लेना है पीछे, ठीक है। जो पर्सन रिसीव करेंगे उनका साइन होगा, रिसीव्ड ऑन डेटेड इतना इतना करके और अपना साइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सर्विंग ऑफिसर में आपसे पूछ लिया जाएगा सर्विंग ऑफिसर में कौन होंगे, तो पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं या एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, जो सम्मन इशू करते हैं उस कोर्ट के कोई ऑथराइज ऑफिसर होंगे, या अदर पब्लिक सर्वेंट एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। अब जो आपका सर्विस ऑफ सम्मन है वो अगर कॉर्पोरेट बॉडीज को अगर रिसीव कराना है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है ना, उस कंपनी को अगर रिसीव कराना है सम्मन, उनके नाम से मान लीजिए कोई केस मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, मामला चल रहा है, अब उनको अगर सम्मन इशू करना है, उनको रिसीव कराना है, तो अब कैसे होगा। सम्मन तो इशू करवा दिए, अब उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसको रिसीविंग करवाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो उसके लिए है सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज फॉर्म्स एंड सोसाइटीज अंडर सेक्शन 65 ऑफ BNSS। फॉर ए कंपनी और कॉर्पोरेशन सम्मन्स शुड बी सर्व्ड ऑन द डायरेक्टर, डायरेक्टर के नाम से होगा, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और कॉर्पोरेशन। फॉर ए फर्म और अदर एसोसिएशन of individual, summons should be served to any partner of such firm or association or by letter sent by registered post addressed to such partner, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी कॉर्पोरेट हाउस है, जो कोई कंपनी के नाम से अगर कोई मामला न्यायालय में है, तो उनकी उपस्थिति के लिए, उनके खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज है, तो उनको उनके अपीयरेंस के लिए बिफोर द कोर्ट क्या होगा, कंपनी या कॉर्पोरेशन के जो भी वहाँ के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जो डायरेक्टर हो सकते हैं, मैनेजर हैं या सेक्रेटरी हैं, या कोई भी ऑथराइज ऑफिसर ऑफ द कंपनी या कॉर्पोरेशन है, उनको वो सम्मन रिसीव कराया जाएगा, ठीक है। या फिर अगर कोई ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, उसमें इंडिविजुअल हैं जो मेंबर हैं, उनको सम्मन रिसीव करवाया जाएगा, या फिर कोई पार्टनर अगर हैं फर्म के, तो उनको यहाँ पर रिसीव करवाया जाएगा। तो यह सारी चीज़ें हैं। सर्विस व्हेन पर्सन सम्मन कैन नॉट बी फाउंड, वैसी स्थिति में अगर जिस व्यक्ति के नाम से सम्मन इशू हुआ है और वह नहीं मिलते हैं, ठीक है, वह अपने एड्रेस पे, अपने घर पर वो नहीं मिलते हैं, या उनका कोई अता पता नहीं है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वो नहीं मिलते हैं अपने घर पर, अगर नहीं मिलते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होगा।
देखिए, सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड अंडर सेक्शन 66। सेक्शन 66 में क्या प्रावधान दिया गया है उसको समझिए। इफ द पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, द समन्स में बी सर्व्ड बाय लीविंग अ कॉपी विद एन एडल्ट मेंबर। मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उसके नाम से समन इशू हुआ है, वो घर पर नहीं है उस वक्त, तो क्या होगा, उनके जो फैमिली मेंबर हैं, एडल्ट फैमिली मेंबर कौन, एडल्ट होने चाहिए, तो उनको समन यहाँ पर रिसीव कराया जाएगा, ठीक है, उनकी अनुपस्थिति में। द पर्सन whom the summons is so left shall, if so required by the serving officer, sign a receipt thereof on the back of। अब जो व्यक्ति इनके द्वारा सम्मन ऑन बिहाफ ऑफ एक्यूज या विटनेस रिसीव किया जाएगा, वह क्या करेंगे, उस सम्मन के पीछे एक जो डुप्लीकेट कॉपी होगी उसके पीछे क्या करेंगे, अपनी रिसीविंग देंगे। यह क्यों, ये प्रूफ है किस बात का, कि सम्मन इज ड्यूली सर्व, यानी सम्मन प्रॉपर तरीके से सर्व किया जा चुका है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो सर्वेंट है, सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली। जो सर्वेंट है वह फैमिली मेंबर नहीं है, तो उसको समन रिसीव नहीं कराया जा सकता है एज पर लॉ। प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइड, सेक्शन 67। अब मान लीजिए या तो पर्सनली जो पर्सन है, जो विटनेस है, जो एक्यूज है, उनको सर्व करवा सकते हैं, या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड उनको रिसीव करा सकते हैं, उनके व्हाट्सएप, ईमेल, इस सब पे भेज के। या फिर अगर मान लीजिए वैसी स्थिति में वह कंसर्न पर्सन नहीं है जिनके नाम से सम्मन इशू हुआ है, तो उनके कोई एडल्ट फैमिली मेंबर है, उनको आप रिसीव करवा दीजिए, उनसे रिसीविंग ले लीजिए। उसके बाद किसी कंपनी के ऊपर केस होता है, ठीक है, तो उसके कंपनी के जो भी मैनेजर हैं, कोई सेक्रेटरी हैं, ठीक है, या फिर कोई सोसाइटी है उसके कोई सेक्रेटरी हैं, तो उनको रिसीव कराया जा सकता है। लेकिन वैसी स्थिति में अगर इन सभी जो तरीके दिए गए हैं उसके माध्यम से भी अगर सर्विस नहीं होता है, सम्मन रिसीव नहीं कराया जा सकता, तब क्या होगा, तो उसको लेकर प्रावधान दिया गया सेक्शन 67 में। वैसी स्थिति में प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर, जो पूर्व में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों के तहत भी अगर सर्विस सम्मन का सर्विस नहीं होता, तब क्या करना है, तब कुछ नहीं। जिस व्यक्ति के नाम से सम्मन इशू हुआ है, वो जहां पर रहता है, उसका जो निवास स्थान है, तो वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर उस सम्मन की कॉपी को चिपका दिया जाएगा। पुलिस ऑफिशियल के द्वारा देखिए दरवाजे पर जो है ये चिपका दिया गया। When service cannot be effected by the methods provided in section 64, 65 or section 66, the serving officer must affix a copy of the summons to a conspicuous part of the house or homestead where the person ordinarily resides. The court, after making such inquiry, may either declare that summons has been duly served or order fresh service of summons। उसके बाद कोर्ट अपने विवेक, जो कोर्ट को डिस्क्रिप्शन है, या तो कोर्ट के द्वारा कहा जाए कि भाई सम्मन हमने ड्यूली सर्व कर दिया, आप भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, तो उसमें न्यायालय अपनी प्रक्रिया को पूरा करेगी। सम्मन मान लिया जाए कि सर्विस ऑफ सम्मन तामीला जो है वो प्रॉपर तरीके से हो गया है, नहीं तो फिर एक फ्रेश सम्मन इशू किया जाएगा, नहीं तो उसका तो वारंट का पूरा प्रक्रिया है ही है। फिर अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको कैसे सम्मन उनके खिलाफ इशू होगा, तो सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ कैसे इशू होगा, यह देखिए, उनके नाम से सम्मन। Summons to a government servant should be served through the head of the office in which the person is employed. Such head shall serve the summon in the manner provided under section 64 and shall return to the court under his signature with the endorsement required by that section. Such signature shall be evidence of due service। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई सरकारी सेवक है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो वैसी स्थिति में जो सम्मन इशू होगा वह किनको रिसीव कराया जाएगा, तो जो उनके बॉस हैं, उनके हेड हैं, ठीक है, उनके सीनियर हैं, उनको हेड ऑफ द ऑफिस को यहाँ पर रिसीव कराया जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जो हेड हैं उनके, ठीक है, उनके जो सीनियर है वो क्या करेंगे, सम्मन को रिसीव करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वह उस सम्मन को जो कंसर्न उनके ऑफिशियल हैं, जिस व्यक्ति के खिलाफ सम्मन इशू है, उनको क्या करेंगे, वह इनको सम्मन देंगे, ठीक है। ये एक तरीके से दबाव होता है कि भाई आप जहाँ काम कर रहे हैं, आपके वरीय पदाधिकारी को आपके इस जो भी मुकदमा है उसको लेके जानकारी हो गया कि कोर्ट से आपके नाम से सम्मन आया हुआ है, तो एक मानसिक तौर पर दबाव देने के लिए, सरकारी सेवक हैं तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उद्देश्य क्या है कि किसी भी तरीके से जो कंसर्न व्यक्ति है, जो एक्यूज है, विटनेस है, वो न्यायालय में उपस्थित हो। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेंगे, अपनी रिसीविंग दे देंगे, वहां पर डुप्लीकेट जो कॉपी है सम्मन की उस पर क्या करेंगे, अपनी रिसीविंग दे देंगे, और रिटर्न करके जो भी सर्विंग ऑफिसर है उनको वह दे देंगे। अब वो सिग्नेचर जो होगा वो क्या होगा, वो सिग्नेचर एविडेंस हो जाएगा। क्यों,
सम्मन के तामीला के लिए, ठीक है, कि सम्मन जो है प्रॉपर तरीके से क्या हुआ है, वह उसका ड्यू सर्विस प्रॉपर तरीके से हुआ। सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस, उसका तामीला प्रॉपर तरीके से हुआ है। अब सर्विस ऑफ सम्मन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स, सेक्शन 69 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब मान लीजिए कि मामला दिल्ली का है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, मामला क्या है, मुकदमा किस न्यायालय में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली की कोर्ट में चल रहा है मान लीजिए, और जो व्यक्ति है जिसके नाम से सम्मन इशू होना है वह मुंबई में रहता है। तब वैसी स्थिति में क्या होगा, यही समझेंगे अभी। सर्विस ऑफ सम्मन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स, if a summon is to be served at a place outside the local limits of the court's jurisdiction, it should be sent to a magistrate within whose jurisdiction the person resides। सीधी सी बात है। देखिए, बड़ा ही सरल प्रक्रिया है, कुछ नहीं, मामला दिल्ली की कोर्ट का है लेकिन वह व्यक्ति मुंबई में रहता है, तब दिल्ली की कोर्ट कैसे इशू करेगी, दिल्ली की कोर्ट क्या करेगी, यह सम्मन की कॉपी फॉरवर्ड कर देगी। फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सम्मन की कॉपी कहाँ के मजिस्ट्रेट को, मुंबई के मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और जो मुंबई के मजिस्ट्रेट हैं वह क्या करेंगे, तब जो व्यक्ति मुंबई में रह रहा है उसको वही सेक्शन जो आपका दिया हुआ है, सेक्शन 63, सेक्शन 64, ये जो प्रक्रिया है सम्मन का, उसके माध्यम से क्या करेंगे, सम्मन इशू करेंगे। ठीक है, द मजिस्ट्रेट विल देन प्रोसीड विद द सर्विस ऑफ द समन्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द BNSS। जो सम्मन्स का प्रारूप दिया हुआ सेक्शन 63 में और सेक्शन 64 के माध्यम से, भाई वहाँ पे जो पुलिस ऑफिशियल हैं या जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है न्यायालय के द्वारा अधिकृत है वो, या फिर वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनके माध्यम से, ऑथराइज्ड पर्सन उनके माध्यम से सम्मन रिसीव करवाया जाएगा, वो सारी प्रक्रिया होगी। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि राजेश है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। राजेश क्या है, राजेश लिव्स इन मुंबई। राजेश कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। ठीक है, राजेश कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। बट ही इज इन्वॉल्व इन अ लीगल केस इन कोर्ट इन दिल्ली। राजेश रहने वाले मुंबई के, लेकिन उनके खिलाफ एक मामला चल रहा है कहाँ, दिल्ली की कोर्ट में चल रहा है। तो जो दिल्ली की कोर्ट है, दिल्ली कोर्ट नीड्स राजेश टू अपीयर फॉर हियरिंग। अब दिल्ली की कोर्ट से क्या है, उनके खिलाफ समन इशू हो गया हाजिर होने के लिए, लेकिन राजेश कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। ठीक है, यानी आउटसाइड द लोकल जुडिक्शन ऑफ द दिल्ली कोर्ट। तो दिल्ली कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो सम्मन्स है, सम्मन्स दो कॉपी में, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट कॉपी में, टू अ मजिस्ट्रेट, कहाँ के मजिस्ट्रेट को, तो मुंबई के कोर्ट के मजिस्ट्रेट को वह फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और फिर जो मुंबई के जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करेंगे, वह इंश्योर करेंगे कि ये जो सम्मन है, सम्मन सर्व टू राजेश एट हिज रेजिडेंस इन मुंबई। अब जो मुंबई के जो मजिस्ट्रेट है वो फॉरवर्ड कॉपी जो है, जो दिल्ली के मजिस्ट्रेट जो है उनके द्वारा दिया गया है, फॉरवर्ड किया गया है, वह इशू करेंगे किस बात के लिए, कि टू सर्व द कॉपी ऑफ द सम्मन्स टू राजेश एट हिज रेजिडेंस। राजेश के घर पर वह सम्मन्स की कॉपी ड्यूली सर्व हो, पहला। अब दूसरा देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल 2 प्रिया है। प्रिया क्या है, एक बिजनेस वूमेन है जो कि चेन्नई में है, उनका ऑफिस भी चेन्नई में वो काम करती हैं। इज रिक्वायर्ड टू टेस्टिफाई इन अ फ्रॉड केस बीइंग हर्ड इन अ कोर्ट इन कोलकाता। ठीक है, प्रिया क्या है, एक बिजनेस वूमेन है और वह चेन्नई में रहती हैं। अब उनकी एक जरूरत है एक मामले में, ठीक है, एक फ्रॉड केस में के सुनवाई के मामले में कोर्ट के द्वारा क्या होता है, कोलकाता से इनको, कोलकाता के कोर्ट में इनके खिलाफ एक मामला चल रहा है। तो कोलकाता कोर्ट जो है क्या करेगी, कोलकाता कोर्ट इशू अ समन्स फॉर प्रिया टू अपीयर, बिल्कुल। लेकिन प्रिया क्या है, प्रिया रहती है आउटसाइड द लोकल जुडिक्शन ऑफ द कोलकाता कोर्ट। ठीक है, प्रिया क्या है, कोलकाता का जो जुडिक्शन है न्यायालय का उससे बाहर रहती है। प्रिया कहाँ रहती है, चेन्नई में रहती है। तो आउट ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द कोलकाता कोर्ट हो गई वो। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि जो आपके कोलकाता कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं वह डुप्लीकेट कॉपी, यानी एक ओरिजिनल कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी के साथ क्या करेंगे, वह चेन्नई की जो कोर्ट के मजिस्ट्रेट हैं उनको फॉरवर्ड कर देंगे सम्मन की कॉपी। और जो वहाँ की जो कोर्ट होगी, चेन्नई की जो कोर्ट होगी, वो क्या करेगी, नोटिस सर्व करेगी किस बात के लिए, कि प्रिया जो है यहाँ पर कोलकाता के कोर्ट में हाजिर हो। ठीक है, तो यह तरीका होगा।
अ प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। इस तरह के मामले में, क्योंकि सर्विंग ऑफिसर जो होंगे वो तो दूसरे राज्य के होंगे, यहाँ का जो ओरिजिनल कोर्ट है वो तो समन्स की कॉपी फॉरवर्ड कर रहा है, तो वैसी स्थिति में जो सर्विस ऑफ समन है उसका प्रूफ क्या होगा इस तरह के मामले में, यह हमें समझना है। तो व्हेन अ समन इज इशूड, ध्यान से देखिएगा, व्हेन अ समन इशूड बाय अ कोर्ट इज सर्व्ड आउटसाइड इट्स जुडिक्शन, जुडिक्शन के बाहर अगर इशू होता है, एंड इन एनी केस वेयर द ऑफिसर हु हैज सर्व्ड समन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, सर्विंग ऑफिसर अगर प्रेजेंट नहीं है, वैसी स्थिति में सुनवाई के दौरान, जो मामले की सुनवाई चल रही है, मुकदमे की सुनवाई चल रही है, तो जो सर्विंग ऑफिसर हैं, चूंकि उनको भी न्यायालय में हाजिर होना होता है, तो वो अगर हाजिर नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, तो क्या होगा, एक एफिडेविट के माध्यम से क्या होगा कि प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन के लिए क्या होगा कि एक एफिडेविट दिया जाएगा कोर्ट में, और जो डुप्लीकेट कॉपी होगी वह भी इसके साथ क्या होगा, अटैच कर दिया जाएगा, और वो इस बात का एविडेंस होगा कोर्ट में, क्योंकि एविडेंस देना है, जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसका एविडेंस कोर्ट में आपको सबमिट करना है। तो जो सर्विंग ऑफिसर हैं वो दूसरे राज्य के हैं। अब मान लीजिए मामला था दिल्ली का, और जो सर्विंग ऑफिसर थे वो मुंबई के थे, किसी कारण से अगर वो नहीं आ पाते हैं, तो वैसी स्थिति में जो डुप्लीकेट कॉपी है, मुंबई के जो सर्विंग ऑफिसर है वो फॉरवर्ड दिल्ली की कोर्ट को कर देंगे, तो वही जो दिल्ली की कोर्ट के पास जो डुप्लीकेट कॉपी रिसीविंग की आ जाएगी, उसको एफिडेविट के साथ, शपथ पत्र के साथ, एज अ जो सर्विस ऑफ समन ड्यूली सर्व हुआ है उसका साक्ष्य, यानी तामीला सही तरीके से कर दिया गया है, तो समन के तामीला के साक्ष्य के तौर पर उसको क्या किया जाएगा, शपथ पत्र के साथ कोर्ट में उसको एविडेंस के तौर पर एडमिट कराया जाएगा। ठीक है, तो साक्ष्य के तौर पर वहां पर वो शामिल हो जाएगा। उसके बाद ऑल समन्स, वैसे समन जो कि थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अंडर सेक्शन 64 टू 71 शैल बी कंसीडर्ड एज ड्यूली सर्व्ड। अब वैसे समन जो कि आपको थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड से हुए, व्हाट्सएप से, ईमेल से, इस माध्यम से हुए हैं, तो उनका भी जैसे ही इशू हो गया उसके बाद उसकी कॉपी मेल के माध्यम से भी गया, आपकी ईमेल एड्रेस पे चला गया, व्हाट्सएप पे चला गया, तो मान लिया जाए कि सम्मन जो है उसका तामीला प्रॉपर तरीके से हुआ है, ड्यूली सर्व्ड हुआ है, तो उसका प्रिंट निकाल के उसकी कॉपी भी केस के रिकॉर्ड में लगा दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, समन्स की कॉपी क्या होगा, अटेस्टेड हो जाएगी, उसको अटेस्टेड करके एंड केप्ट एज प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन, और उसको केस के रिकॉर्ड में लगा दिया जाएगा एज अ प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। अब ऐसी स्थिति में सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस सेक्शन 71 में, जो विटनेस है, जो गवाह हैं, उनके खिलाफ सर्विस ऑफ समन अगर इशू करना है तो क्या होगा, सेक्शन 71 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके तहत उनके खिलाफ समन इशू हुआ, तो सेक्शन 71 दिया हुआ है। यहां पर क्या, अ कोर्ट इशूइंग अ समन्स टू अ विटनेस may in addition to any to and simultaneously with the issue of such summons direct a copy of the summons to be served by electronic communication। देखिए, वैसे कोर्ट के द्वारा, जिस कोर्ट के द्वारा समन इशू किया जाएगा, किसको, विटनेस को, तो इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ सच समन, जो समन की जो हार्ड कॉपी होती है, डाक के माध्यम से जो इशू किया जाता है, उसके साथ साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर किसी मेल के माध्यम से, या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के माध्यम से भी क्या किया जाएगा, विटनेस को समन इशू किया जा सकता है, या फिर जो रजिस्टर्ड पोस्ट है उसके द्वारा भी विटनेस को क्या किया जाएगा, समन इशू किया जा सकता है विटनेस के नाम से। ठीक है, उसके बाद व्हेन एन इंडोर्समेंट purporting to be made by a post employee that the witness refused to take delivery of the summons, the court issuing summons may deem that the summons has been duly served। वैसी स्थिति में डाक के माध्यम से अगर समन इशू किया जाता है और जो पोस्टमैन है वह समन की कॉपी, जो डाक की है, ठीक है, डाकिया के द्वारा जो समन की कॉपी कंसर्न विटनेस के घर पे ले जाया जाएगा, और अगर विटनेस मना कर देते हैं समन की कॉपी रिसीव करने से, वैसी स्थिति में भी मान लिया जाएगा कि समन ड्यूली सर्व हो गया है, तामीला वहाँ पर समन का मान लिया जाएगा कि समन का तामीला सही तरीके से हुआ है। क्यों, क्योंकि कोर्ट ने तो समन इशू कर दिया, जो कंसर्न पोस्टमैन है, डाकिया है, वह भी घर पर गए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, विटनेस ने समन लेने से अगर इनकार कर दिया, तो इसमें किसकी गलती है, न्यायालय की गलती तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माना जाएगा कि समन का जो तामीला है वह प्रॉपर तरीके से किया गया है। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, और कोई भी सवाल आज के इस लेक्चर को लेकर हो या किसी और अदर टॉपिक पर हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और इसके बाद अगला आपका जो टॉपिक होगा वो वारंट का होगा।
बहुत जल्द। दूसरी बात कि आपका जीके जीएस का भी एमसीक्यू मैंने मेडाइवल हिस्ट्री का तैयार कर लिया है, बहुत जल्द उसका भी लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी लेकर मैंने एमसीक्यू तैयार कर लिया है। देन आफ्टर जीके के बाद उसका भी लेक्चर आपका रिकॉर्ड होके अपलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।